हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 8 अप्रैल और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 8 अप्रैल 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है और काफी सारे रिवीजन पॉइंट्स आए हैं, तो आप बहुत ही अच्छे से पूरा एंड तक देखिएगा, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए कल का क्विकली रिवीजन करते हैं। सबसे पहले जीआई टैग की सूची में सबसे ऊपर आ गया है केरल। जीआई टैग लगातार दिए जा रहे हैं एक एक राज्य का, और मैं रोजाना आजकल कवर भी कर रहा हूं इसको। तो जैसे ही ये जीआई टैग देने का सिलसिला समाप्त होता है, जीआई टैग पर एक फुल वीडियो आपको दी जाएगी। धोनी, रैना समेत कुल 5 खिलाड़ियों को, जिसमें धोनी, रैना और युवराज सिंह थे, और इसके अलावा मिताली राज और झूलन गोस्वामी, ऐसे 5 खिलाड़ियों को एमसीसी की आजीवन मानद सदस्यता प्रदान की गई है। टोटल 19 को प्रदान की गई है, जिनमें से 5 भारतीय हैं। और डॉक्टर नित्या अब्राहम ये अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन के द्वारा यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीते हैं। अलेक्जेंडर सेफरेन, इनको यूईएफए का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है 2027 तक के लिए। अभी हाल ही में जारी दुनिया के सबसे व्यस्ततम इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के मामले में भारत का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, जो कि दिल्ली में स्थित है, वो 9वें स्थान पर रहा। टॉप 10 में इकलौता भारतीय ये एयरपोर्ट रहा। और अभी विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया 6 अप्रैल को। यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की को पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार मिला है, जिसे कहते हैं व्हाइट ईगल ऑर्डर। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट मैच पुरुषों का, इसमें अंपायरिंग करने वाली पहली अंपायर बन गई हैं, महिला अंपायर बन गई हैं किम कॉटन। ध्यान रखिएगा, क्लेयर पोलोसाक ये टेस्ट क्रिकेट में, पुरुष टेस्ट क्रिकेट में अंपायर करने वाली पहली महिला थी। और यहाँ पर किम कॉटन जो है, ये पुरुष T20 इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बनी है। IBEF रिपोर्ट के अनुसार भारत 2026 तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर निर्माता बनेगा, यानी सोलर एनर्जी का मैन्युफैक्चरर बनेगा। ईरान ने 8 वर्षों में संयुक्त अरब अमीरात में से अपना पहला राजदूत नियुक्त किया है, रेजा आमेरी को। पिछले 8 वर्षों में कोई राजदूत यहाँ पर नहीं नियुक्त किया गया था। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया रिवीजन। अब आज की करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 में ही WHO की स्थापना करी गई थी। WHO बोले तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो उसी की वर्षगांठ के अवसर पर मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। इस बार का खास है। खास क्यों है? क्योंकि WHO को स्थापित हुए हो गए हैं 75 वर्ष। तो इस वजह से WHO का यह स्थापना दिवस काफी ज्यादा खास है। तो दुनिया भर में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए और स्वास्थ्य की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम रखी गई है हेल्थ फॉर ऑल। तो हेल्थ फॉर ऑल जो है, ये इसकी थीम है। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एक्चुअली में ये नई नीचे लाइन में होना चाहिए था, और थीम छोटी है तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, पूछी जाएगी। हेल्थ फॉर ऑल। WHO की स्थापना 1948 में करी गई थी 7 अप्रैल को। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में, और महानिदेशक हैं टेड्रोस एधनोम। अब पिछले कुछ दिनों में जो अप्रैल महीने के जो महत्वपूर्ण दिवस आए हैं, उनका रिवीजन कर लीजिए। 1 अप्रैल को उड़ीसा स्थापना दिवस या उत्कल दिवस मनाया गया, और 1 अप्रैल को ही RBI का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 2 अप्रैल को वर्ल्ड आर्टिज्म अवेयरनेस डे, और 4 अप्रैल को इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे यानी कि खान जागरूकता दिवस मनाया गया। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया, नेशनल मैरीटाइम डे, और 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। अगला, किस राज्य में नगरी दुबराज चावल को जीआई टैग दिया गया? तो अभी नागरी दुबराज चावल को जीआई टैग मिला है। छत्तीसगढ़ का ये प्रोडक्ट है, नागरी दुबराज चावल। देखो, 3 प्रकार के चावल को जीआई टैग मिल चुका। अभी एक यूपी के चावल को मिला था, एक बिहार के चावल, और अब ये छत्तीसगढ़ का चावल। यूपी का जो चावल था वो कौन सा था? वो था आदम चीनी चावल। और बिहार का जो चावल था वो कौन था? मरचा चावल। ठीक है, मरचा चावल या मिर्चा चावल, मिर्चा राइस। ठीक है, और यहाँ पर जो नागरी दुबराज चावल है, ये है छत्तीसगढ़ का चावल, जिसे जीआई टैग मिला है। ये तीनों रिसेंटली अभी मिले हुए हैं। तो टाइम्स ऑफ इंडिया का आप आर्टिकल दे पाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि आजकल इस टाइम पर बहुत सारे जीआई टैग दिए जा रहे हैं। तो इन सभी जीआई टैगों का जो दिया जाना है, ये जैसे ही स्टॉप होता है, इस पर आपको वीडियो दिया जाएगा। दुबराज चावल के बारे में अगर बात करें, तो ये दोस्तों छत्तीसगढ़ का बासमती कहा जाता है। पिछले कुछ दिनों में जो जीआई टैग पाए हैं, यहाँ पर लिखा गया है सबके नाम, आप रिवाइज कर लीजिए। जैसे बिहार के मिर्चा राइस को अभी हाल ही में दिया गया जीआई टैग। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की 4 प्रोडक्ट को मिला जीआई टैग, जैसे बनारस के लंगड़ा आम को, रामनगर भंटा को, बनारसी पान को, और आदम चीनी चावल को। ये 4 प्रोडक्ट था। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा को अभी यूरोप में
यूरोपियन यूनियन के द्वारा दिया गया है जीआई टैग। ठीक है, असम में असमिया गमछा को मिला हुआ है, तेलंगाना में तंदूर रेड ग्राम को मिला है जीआई टैग, और नागालैंड में नागा मिर्च को और नागा खीरा को मिला है जीआई टैग। ठीक है, तो ये कुछ प्रोडक्ट हैं। आगे बढ़ते हैं, जीआई टैग पर जब फुल वीडियो आएगी तो आपको मैं पिछले भी जो टाइम पर जो जो मिले हैं प्रोडक्ट जिन जिन राज्यों के, उनको भी बताऊंगा। चलिए, छत्तीसगढ़ आया है। छत्तीसगढ़ आप देख पाओगे मैप में, यहाँ पर है। नया रायपुर इसकी कैपिटल है। भूपेश बघेल इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से यहाँ के सीएम है। गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन। विश्वभूषण हरिचंदन अब यहाँ के गवर्नर बन गए हैं। इससे पहले कहाँ के गवर्नर थे, आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए। महाराजा बांध तालाब, गंगा मुंडा झील, दलपत सागर झील प्रमुख ये यहाँ की झीलें हैं। इंद्रावती नेशनल पार्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर पड़ता है, तो छत्तीसगढ़ में ही अब आता है, तो ये वहां पर है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। गुरु घासीदास नेशनल पार्क, ये लेटेस्ट नेशनल पार्क बना है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा छत्तीसगढ़ के बारे में अगर आप जानना चाहो तो जिले की संख्या 33 है। विधानसभा में सीटें 90, लोकसभा में 11 और राज्यसभा में 5 सीटें यहाँ से जाती हैं। राजकीय पशु है वन भैंसा और राजकीय पक्षी होता है पहाड़ी मैना। अगला देखते हैं, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में भगवान हनुमान की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? तो गृह मंत्री अमित शाह जी ने अभी हाल ही में गुजरात के अहमदाबाद जिले में भगवान हनुमान की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। देखिए, ये तस्वीरें हैं और ये आर्टिकल है आपके सामने। अब ये मूर्ति खास क्यों है? खास इसलिए है क्योंकि ये भगवान हनुमान की दुनिया भर में सबसे ऊंची प्रतिमाओं में से एक है। अब इस मूर्ति की ऊंचाई तो है 54 फीट, लेकिन अगर बेस भी मिला लिया जाए तो 48 फीट उसका भी है। टोटल इसकी ऊंचाई हो जाती है 102 फीट। ठीक है, तो भगवान हनुमान की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण और टोटल कहें 102 फीट ऊंचा ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, स्टैचू है, इसका अनावरण किया गया अहमदाबाद के नरनपुरा में। इसको बनाने में टोटल लागत आई है 30 करोड़ की। अब कुछ जो और भी स्टैचू हुए हैं जो जिनका उद्घाटन हुआ है पिछले दिनों में, उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये भी गुजरात में ही है। स्टैचू ऑफ यूनिटी दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है 182 मीटर की। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी हैदराबाद में इसका उद्घाटन किया गया था, ये रामानुजाचार्य जी की मूर्ति है। अच्छा, रामानुजाचार्य जी की ही एक और मूर्ति स्थापित की गई श्रीनगर में, तो उसको नाम दिया गया स्टैचू ऑफ पीस। तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी और स्टैचू ऑफ पीस दोनों ही रामानुजाचार्य जी की मूर्ति है। इसके अलावा स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ये कैंपेगौड़ा जी की मूर्ति है, इसका उद्घाटन किया गया बेंगलुरु में, क्योंकि ये बेंगलुरु के संस्थापक माने जाते हैं। इसके अलावा स्टैचू ऑफ अभी बिलीव नाम की एक मूर्ति का उद्घाटन किया गया और ये है राजसमंद राजस्थान में। स्टैचू ऑफ बिलीव जो है ये भगवान शिव की मूर्ति है। और स्टैचू ऑफ नॉलेज डॉक्टर BR अंबेडकर जी की मूर्ति है, यह स्थापित की जा रही है और इसका उद्घाटन अभी होना है 13 अप्रैल को, उनकी जयंती के एक दिन पहले। ठीक है, तो स्टैचू ऑफ नॉलेज होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति। ओके, चलिए आगे। अब ये गुजरात का देखो मैप देख लो, गुजरात यहाँ पर लोकेशन है इसका। भूपेंद्र पटेल जो है बीजेपी पार्टी से यहाँ के सीएम है। गवर्नर है आचार्य देवव्रत, गांधीनगर इसकी कैपिटल है। अच्छा, गुजरात में ही अभी राष्ट्रीय खेल हुआ था, राष्ट्रीय खेल हुआ था गुजरात में ही। सिनेमा पर्यटन नीति लाने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। सेमीकंडक्टर पॉलिसी लाने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। अगला राष्ट्रीय खेल कहां पर होगा? गोवा में होगा। अच्छा, डिफेंस उत्सव कहां पर हुआ था? डिफेंस एक्सपो कहते हैं ज्यादा सही रहेगा। डिफेंस एक्सपो कहां पर हुआ था? 12वां नंबर का गुजरात में ही हुआ था, गांधीनगर में। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं रही 2022 और अभी की। ठीक है, और लाइव क्लास से जुड़िए आप, उसमें प्रत्येक राज्य से रिलेटेड जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो रिवीजन कराया जाता है खूब डिटेल में। आप उसको पढ़ करके बहुत सारी नई नई जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। आज तो क्लास नहीं होगी, लेकिन कल फिर से क्लास होगी 11 बजे से। तब तक आप पिछली क्लास को रिवाइज कर लीजिए, आज मौका है आपके लिए। अगला क्वेश्चन, फीफा रैंकिंग 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो फीफा ने दोस्तों अभी लेटेस्ट रैंक अपनी जारी करी हुई है और इसने भारत को रखा है इसने 101वें स्थान पर। फीफा बोले तो फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, वही फीफा जो वर्ल्ड कप कराता है, ये समय समय पर रैंकिंग भी जारी करता है। तो फीफा के द्वारा जो फुटबॉल की बेस्ट फुटबॉल टीमों की या देशों की लिस्ट जारी की गई, उसमें टॉप पर इस बार आ गया है अर्जेंटीना। कौन? अर्जेंटीना आ गया है। पिछले 6 सालों में पहली बार ये टॉप किया है। सेकंड पर फ्रांस आया है और थर्ड पोजीशन मिली है ब्राजील को। ठीक है, यहां पर आप देख पाओगे इंडिया जंप 5 प्लेसेस, इंडिया भी 5 कदम का 5 जो पायदान का है इसका जंप किया है, 106 पर था, 101st पोजीशन पर स्पॉट कर रहा है ये।
ठीक है। टॉप 3 में अर्जेंटीना, फ्रांस और ब्राजील हैं। अर्जेंटीना ही इस बार का फीफा वर्ल्ड कप जीता है, तो फीफा वर्ल्ड कप जीता है तो भाई बेस्ट टीम है ही। फ्रांस जो है ये सेकंड पोजीशन पर है और ब्राजील तीसरे पर है। फ्रांस उपविजेता था इस बार के फीफा वर्ल्ड कप का। अच्छा, अर्जेंटीना ही टीम के कैप्टन हैं लियोनल मेसी। लियोनल मेसी, जिनको अभी ये भी बताया गया था कि 2022 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी भी यही रहे थे। फिलहाल फीफा के बारे में अगर बात करें तो स्थापना इसकी 1904 में हुई थी, लेकिन जब स्थापित हुआ था तब ये पेरिस में स्थापित हुआ था। इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में, ठीक है, ज्यूरिख में। बहुत सारे लोग हेडक्वार्टर यहाँ पेरिस बता देते हैं, नहीं, हेडक्वार्टर नहीं, स्थापना हुई थी पेरिस में। अध्यक्ष गियानी इन्फेंटिनो है। अच्छा, फीफा वर्ल्ड कप तो अभी हुआ था कतर में 2022 में, जिसको जीता इसने अर्जेंटीना ने। अगला वाला कहां पर होगा? अगला वाला होगा दोस्तों नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, जिसमें कनाडा, यूएसए और मैक्सिको, ये 3 देश शामिल रहेंगे और 3 देशों में मिलकर के ये होगा आयोजित। क्लियर है? आगे देखते हैं। हाल ही में जारी अमेरिकी वित्त में 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची में भारतीय मूल की महिलाएं कितनी शामिल हैं? तो अभी अमेरिका में एक रिपोर्ट जारी किया गया जिसमें फाइनेंस के सेक्टर में 100 सबसे ज्यादा प्रभावशाली महिलाएं थी और इन महिलाओं में भारतीय मूल की 5 महिलाएं शामिल थी। अब भारतीय मूल की होती हैं तो क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और लेना भी पड़ता है। तो 5 भारतीय मूल की महिलाएं थी। 95 तो अदर अदर का की थी, मतलब इसमें ओवरऑल केवल और केवल अमेरिका की ही महिलाओं को लिया गया था, भले ही वो किसी और मूल की रही हूं और वहां पर आकर के रहने लगी हूं, अमेरिकी नागरिकता ले ली हूं। तो ऐसे ही 5 भारतीय भी महिला, भारतीय मूल की महिला कह सकते हैं, ये थी जिनके पास अमेरिका की नागरिकता है ऑब्वियसली, तो इनको इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, बाकी 95 तो अमेरिका की ही है। ये 5 देख लो किस किस क्षेत्र से हैं, किस किस कंपनी से जुड़ी हुई हैं। तो अनु अयंगर हैं जो कि जेपी मॉर्गन कंपनी से जुड़ी हैं। रूपल जे भंसाली हैं जो एरियल इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई हैं। सोनल देसाई हैं फ्रैंकलिन टेम्पल्टन से हैं। मीना फ्लाइन ये गोल्डमैन सैक्स से हैं और सविता सुब्रमण्यम बैंक ऑफ अमेरिका से। ठीक, चलिए, वैसे अगर पूछा जाए कि जो मोस्ट पावरफुल वीमेन की लिस्ट जारी की जाती है टाइम मैगजीन के द्वारा, तो उसमें भारत की सबसे पावरफुल लेडी का नाम आता है, तो कौन रहता है टॉप पर? निर्मला सीतारमण जी रहती हैं, ठीक है, वित्त मंत्री अपनी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहां पर संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच का आयोजन किया गया? तो एक्स कवच जो है ये अंडमान और निकोबार में आयोजित किया गया है। ये भारतीय सेना का इकलौता त्रिसेवा सैन्य कमांड है। ठीक है, मतलब अंडमान निकोबार में ना एक ऐसा सैन्य कमांड है जहां पर तीनों सेनाएं हैं। ठीक है, तीनों सेनाएं, अंडमान निकोबार में एयरफोर्स भी है, इंडियन नेवी भी है और इंडियन आर्मी भी है। तो ये जो 3 शक्ति का एक कमान है उसे त्रिशक्ति कमान कहते हैं और इसी के द्वारा अभी एक्स कवच आयोजित किया गया। एक्स कवच एक अभ्यास है, ठीक है, हम लोग इसे किसी और देश से नहीं कहेंगे, ये भारत की इन्हीं तीनों सेनाओं के बीच में आपस में ही ये अभ्यास है, एक्सरसाइज है जो समय समय पर हुआ करती है। तो एक्सरसाइज कवच अभी ये अंडमान निकोबार कमांड में कंडक्ट किया गया, जैसे मैंने आपको बताया भारत की पहली ये त्रिशक्ति कमान है। ठीक है, अंडमान निकोबार कमान। तो यहां पर देख लो सारी डिटेल है, 5 अप्रैल से ये शुरू हुआ। ठीक, अब कुछ प्रमुख अभ्यास जो पिछले दिनों में आए चर्चे में उनको रिवाइज करते हैं। कोप इंडिया अभ्यास ये भारत और अमेरिका के बीच में हुआ, पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा एयरबेस में। सेलिनेक्स ये श्रीलंका और इंडिया के बीच में होता है, भारत श्रीलंका के बीच में कोलंबो पे हुआ। कोंकण ये ब्रिटेन की रॉयल नेवी और इंडियन नेवी के बीच में अरब सागर के कोंकण तट पर हुआ। फ्रीडम शील्ड ये दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच में हुआ। ला पैरोस अभ्यास ये द्विवार्षिक बहुपक्षीय अभ्यास है, यानी इसमें कई सारे देश हिस्सा ले रहे हैं, हिंद महासागर में आयोजित किया गया। बोल्ड कुरुक्षेत्र ये भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ अभ्यास, जोधपुर राजस्थान में। फ्रिंजेक्स, फ्रिंजेक्स में आप एफआर कर देना फ्रांस और आईएन से मतलब इंडिया, तो फ्रांस और इंडिया के बीच में ये ज्वाइंट एक्सरसाइज था जो कि तिरुवनंतपुरम केरल में हुआ। त्रिशाकारी प्रहार ये भारतीय सेना का हुआ, पश्चिम बंगाल में, इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है। चक्रवात वन ये भारत और मिस्र के बीच में उदयपुर में हुआ, राजस्थान। क्लियर है दोस्तों, ये सारी डिटेल आपके लिए लाया जाता है जिससे आपका रिवीजन बेहतर से बेहतर किया जा सके। तो आपसे मैं सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को जो भी करना है, जो भी चीजें फ्री में करनी है वो कर दिया करो, जैसे लाइक करना हो, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो, इसमें भी कोई चार्ज नहीं देना आपको। शेयर करना है शेयर कर दिया करो, इसमें भी आपका कोई चार्ज नहीं जाने वाला है। ठीक है, लाइक भी कर दिया करो और अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक भी कर दिया करो, जिससे हमें पता भी चले।
लेकिन डिसलाइक करने के साथ साथ कारण भी जरूर बता दिया करो कि क्यों पसंद नहीं आई वीडियो। ठीक है, चलो तो आगे देखते हैं। एशियाई विकास बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत की विकास दर का कितना अनुमान लगाया? तो एडीबी ने दोस्तों ये जो फाइनेंशियल ईयर है 2023-24 का, इसमें भारत की जीडीपी की ग्रोथ रेट का अनुमान बताया है 6.4%। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको वर्ल्ड बैंक के बारे में बताया। वर्ल्ड बैंक ने अपना जो जारी किया था प्रेडिक्शन, उसमें बताया था इसने 6.3%। ठीक है, 6.6 से घटा करके 6.3 किया था। अभी उसको कुछ दिन पहले ही मैंने कवर किया था क्वेश्चन। यहाँ पर एडीबी बता रहा है 6.4% अपना अनुमान। ठीक है, ये सभी अनुमान जारी करते हैं, अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी रिपोर्ट जारी करते हैं, बाद में घटाते बढ़ाते भी रहते हैं अलग अलग क्वार्टर में। तो यहाँ पर जो लेटेस्ट रिपोर्ट निकल करके आई है एडीबी की, इसमें ये बताया गया है। हालांकि इसमें यह भी कहा गया है कि अगला जो फाइनेंशियल ईयर होगा 24-25 वाला, उसमें 6.7% की दर से ये बढ़ेगी, यानी ग्रोथ आगे ज्यादा होगी। बाकी इंडिया जो है ये स्टिल अभी तक सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनी हुई है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की अगर बात करें तो 1966 में स्थापित हुआ था। मनीला फिलीपींस में हेडक्वार्टर है। मत्सासगु अस्कवा इसके अध्यक्ष हैं और सदस्य देश है 68। अच्छा, एक और जरूरी बात, जीएस सफलता बैच दोस्तों आज से लॉन्च हो चुका है। 11 तारीख से इसमें क्लासेस भी चलनी शुरू हो जाएंगी। इस कोर्स के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन आपको ऐप पर मिल जाएगा। ऐप पर वीडियो इसकी अपलोड कर दी गई है, आकर जाकर के आप वहां पर देख सकते हो। स्टैटिक जीके आपको दिया जा रहा है पूरा चैप्टर बाय चैप्टर, हर एक वीडियो के साथ साथ उसका मॉक टेस्ट, उसकी पीडीएफ दी जा रही है। सब्जेक्ट वाइज जीके दिया जा रहा है, कंप्यूटर क्लासेस भी दी जा रही है जो मेन से आपके बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। टॉपिक वाइज करंट अफेयर दिया जा रहा है। 50 मॉक टेस्ट कराए जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के। लास्ट 1 ईयर की ई बुक भी आपको दी जाएगी। और ये अभी 399 जो आपको दिख रहा है ना, इससे भी कम में आपको मिल सकता है। सरप्राइजिंगली आपके लिए ऑफर रखा गया है। आप जाएंगे एप्लीकेशन पर, उसमें चेक करेंगे, कूपन कोड दिया होगा, उसको एंटर करेंगे तो इससे भी कम दाम पर पा सकते हैं। लेकिन कब तक? जब तक ये कोर्स लाइव ना हो जाए, मतलब 11 अप्रैल से ये कोर्स जो है, ये इसमें क्लासेस चलने लगेंगी, तब तक के लिए आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। तो 11 अप्रैल से पहले पहले आपको एक स्पेशल डिस्काउंट दिया जाएगा। वैसे उसके बाद 11 अप्रैल के बाद इसका भी प्राइस बढ़ जाएगा, यानी 399 के ऊपर भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी लोगे तो 399 से भी नीचे आपको मिल सकता है। वो ऑफर कितना होगा, क्या होगा, ये आपको जाकर के ही देखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार टाइम 100 रीडर पोल में टॉप पर कौन है? तो इसमें दोस्तों टॉप पर आए हैं शाहरुख खान। अभी टाइम 100 रीडर पोल जारी की गई और ये बिल्कुल पोल पर ही आधारित था, मतलब इसमें वोटिंग कराया गया था। और वोटिंग के मामले में देखो 1.2 मिलियन वोट्स जो था ये शाहरुख खान की तरफ गया। टोटल ओवरऑल 100% में 4%। अब देखो टॉप 100 का ये था, टॉप 100 में 4% तो यही अकेले ले गए। बाकी के जो 96% हैं उनमें बाकी के लोगों के पास गए वोट। शाहरुख खान ये 4%। और ये नहीं कि मतलब केवल इंडिया में, ये पूरी दुनिया में वोटिंग कराया गया था। और इसमें देखो ईरानी महिलाएं जो हिजाब विवाद को लेकर के वहां पर प्रोटेस्ट कर रही थी, उनको 3% तक का सपोर्ट मिला है। तो उन महिलाओं को दूसरे स्थान पर रखा गया है। वैसे आपको बता दें, ईरानी महिलाओं को अभी सम्मानित भी किया गया था, एक टाइम मैगजीन के द्वारा ही अवार्ड में इसको सम्मानित किया गया था, एक अलग से कैटेगरी बना करके। कोविड हेल्थ वर्कर्स को 2% का वोट मिला और प्रिंस हैरी और मेगन मार्केल इनको 1.9% का सपोर्ट मिला। लियोनल मेसी 5वें स्थान पर रहे, इनको 1.8% का वोट मिला। शाहरुख खान सबसे ऊपर। आगे, नाडा ने 2 बार राष्ट्रमंडल खेलों की विजेता संजीता चानू, इन पर कितने साल का बैन लगाया? तो दोस्तों नाडा ने इन पर 4 सालों का बैन लगा दिया है, कड़ा एक्शन लेते हुए। 2 बार की ये कॉमनवेल्थ विनर हैं, चैंपियन है संजीता चानू, लेकिन ये डोपिंग के मामले में फंसी और अब नाडा ने इनको 4 साल के लिए बैन कर दिया है। नाडा बोले तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है, यहाँ पर आप देख पाओगे ये संजीता चानू है, ये वेट लिफ्टर हैं और इन पर अभी ये एक प्रतिबंधित पदार्थ है जो वाडा के द्वारा बैन किया गया है। वो पदार्थ वाडा बोले तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। तो ये प्रतिबंधित पदार्थ है एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड दोस्तानालोन, ये बहुत लंबा नाम है। तो ये वाडा ने बैन कर रखा है, लेकिन इसका सेवन करते हुए ये पाई गई थी। तो ये जो बेसिकली पदार्थ है, जो केमिकल है, ये महिलाओं में स्तन कैंसर के इलाज के लिए यूज किया जाता है, लेकिन ये इसका यूज कर रही थी अपना प्रदर्शन, अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने वाली दवा के रूप में। देखो डोपिंग क्या होता है? डोपिंग मतलब कि आप
आप जो भी प्योर चीजें हैं उसमें थोड़ी सी ऐसी इम्प्योरिटी मिला दो जिसकी वजह से उसकी जो चीजें हैं, परफॉर्मेंस है, जिस भी प्रकार की जो क्वालिटी रखता है वो बूस्ट हो जाए। जैसे इलेक्ट्रॉनिक की लैंग्वेज में बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक में डोपिंग होता था जब इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ानी होती थी, मतलब करंट का फ्लो बढ़ाना होता था, तब उसमें इम्प्योरिटी मिलाई जाती थी जिससे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनता था। यहां पर वही केस है, बस इसमें केमिकल मिला करके जो व्यक्ति हैं, एथलीट वगैरह जो खेलते हैं, खिलाड़ी होते हैं, वो अपने प्रदर्शन, अपने परफॉर्मेंस बढ़ा। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन ने वर्ष 2023 में वैश्विक व्यापार कितने प्रतिशत बढ़ाने की उम्मीद जताई है? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO है ये। तो WTO ने 2023 में ग्लोबल जो ट्रेड है वो 1% से बढ़ करके 1.7% तक होने की उम्मीद जताई है। पिछला अनुमान इन्होंने बताया था 1% ग्रोथ होगी, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड में, ग्लोबल ट्रेड में। अब इन्होंने बताया है कि 1.7% की ग्रोथ होगी, ठीक है। यहां पर आप देख पाओगे द इकोनॉमिक टाइम का आपके सामने आर्टिकल है, WTO रिवाइज अपवार्ड ग्लोबल ट्रेड फोरकास्ट टू 1.7% फॉर 2023। और इसने 2024 वाले पुनर्नुमान में कहा है कि आगे जो आने वाला साल है उसमें 3.2% की वृद्धि होगी, यानी कि 2024 में और तेजी से ग्लोबल ट्रेड बढ़ेगा। ये WTO का कहना है। WTO दो हैं, एक तो है UNWTO। जो UN वाला WTO है उसका मतलब होता है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वो टूरिज्म के लिए है और उसका हेडक्वार्टर मैड्रिड में है, मैड्रिड स्पेन में है उसका हेडक्वार्टर, ठीक है, वो पर्यटन के लिए है। यहां पर ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। याद रखना, पूछा जाता है बहुत और लोग कंफ्यूजन में गलती करके चले आते हैं। WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी। वर्तमान में 164 सदस्य देश हैं इसके और नागोजी ओकोंजो इवाला ये इसके अध्यक्ष हैं। ये तो थे आज के दिन के हमारे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था नागर होल नेशनल पार्क कहां पर है? ये कर्नाटका में है और इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम है मोसाद। चलिए आज आपको क्या बताना है? आज आपको बताना है शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है, और साथ ही साथ और भी जो मैंने कल बताए थे आपको कि और भी जो नेशनल एयरपोर्ट हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं भारत में, जो महापुरुषों के नाम पर रखे गए हैं उनको आप बता दीजिएगा। पुरुष टेस्ट मैच में एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला कौन बनी है ये भी आप बता दीजिएगा। आज की भी वीडियो मैंने रिवाइज कराया था और इसकी क्विज PDF आपको सब हमारे एप्लीकेशन MZT ऐप पर मिलेगा। और MZT ऐप पर CGL का, जैसे कि मैंने आपको बताया, नया बैच अनाउंस हुआ है, उसको आप एनरोल कर सकते हैं क्योंकि 11 तारीख के बाद प्राइजेस बढ़ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।